मैं जिला कृषि कार्यालय में, और खास करके आज हम इस रिपोर्टिंग को कर रहे हैं कि किसानों के डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या क्या कर रही है और कौन कौन सी योजना चला है। तो हम आज अपने YouTube चैनल 7:30 बजे न्यूज़ के माध्यम से किसानों के लिए एक कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं ताकि किसान देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। तो किसान के लिए जो खास करके अभी फोकस किया जा रहा है मत्स्य पालन को, तो मैं आज आपको उनसे रूबरू कराऊंगा जो उस विभाग को जिले में देखते हैं, और उनसे साक्षात्कार होगा और आप देखेंगे और सरकार की सारी योजनाओं को समझेंगे और मत्स्य पालन से ज़्यादा लाभ लेकर के आत्मनिर्भर बनेंगे और रोजगार कर पाएंगे। तो आइए चलिए हम लोग आपको मिलाते हैं जिला मत्स्य पदाधिकारी से। तो देखिए अब हम पहुंच चुके हैं, जिला मत्स्य कार्यालय है यह। तो जिला मत्स्य कार्यालय में हम पहुंच चुके हैं। देखिए जिला मत्स्य कार्यालय है भोजपुर जिले का, और इसमें कर्मी पूर्ण रूप से प्रशिक्षित और समय से उपस्थित फाइलों के निष्पादन में लगे हुए हैं ताकि किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। भोजपुर ज़िले में मत्स्य पालन ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, इसके लिए सारे कर्मी तत्पर रहते हैं। और देखिए यह कार्यालय की स्थिति है और पदाधिकारी से आप रूबरू हो ही लिए। अभी समय देखिए दिन के 12:30 बज रहे हैं और सब लोग मुस्तैद है काम में। तो इस तरह से एक गति भोजपुर ज़िले में मत्स्य पालन को देने का प्रयास किया जा रहा है। ये मनीष कुमार श्रीवास्तव जी है और इनसे हम अभी आपको रूबरू कराएंगे। सर, न्यूज़ 7:30 बजे चैनल में आपका हम स्वागत करते हैं, और साथ ही मैं आपसे यह जानना चाहते हैं कि भोजपुर ज़िले के किसान जो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं या सरकार की जो योजना है आपके विभाग में, उसको कैसे लें और कौन कौन सी योजना है, इस पर हम विस्तृत चर्चा आज आपसे चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से हम अपने युवाओं का आज आह्वान भी करते हैं कि इस बदलते परिवेश में जहां रोजगार एक विकराल रूप लेता जा रहा है बेरोजगारी के रूप में, उसमें मत्स्य पालन का क्या रोल हो सकता है और मत्स्य पालन कैसे बेरोजगारी को दूर करने में सक्षम हो सकता है, इसके बारे में आज मैं विस्तृत से आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम परिवारों का आज स्वरूप आप देखेंगे तो संयुक्त से एकल की तरफ बढ़ता जा रहा है, और जो पहले पारिवारिक संपत्तियां होती थी वह निरंतर घटते जा रही है। भूमि का विघटन होता जा रहा है, संपत्तियों का छोटा होना स्वाभाविक है। ऐसे परिस्थिति में छोटे होते दायरे में आप मत्स्य पालन को कैसे करेंगे, नई तकनीक के माध्यम से किस तरह से आज आप उसका अनावरण करेंगे जिससे कि इस क्षेत्र में आप अपना रोजगार सृजित कर सकें, इसके विषय में आज मैं बताना चाहता हूँ। हमारा विभाग पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग है, और यह विभाग निरंतर इस प्रयास में है कि हम बिहार नहीं बाहर के भी लोगों को, अब बेरोजगार युवकों को जो प्रशिक्षित हैं उनको एक रोजगार का माध्यम दें। तो सर्वप्रथम मैं प्रशिक्षण से ही प्रारंभ करता हूं। हमारे यहाँ भारतवर्ष की जितनी भी अच्छी विश्वविद्यालय है मात्स्यिकी की, जहाँ फिशरीज की पढ़ाई होती है, जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है, और उस कोलैबोरेशन के अंतर्गत हम युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम करते हैं। और यह प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क होता है, बल्कि यह जानकर आपको खुशी होगी कि यात्रा के दौरान हम लोग भोजन और उससे संबंधित खर्चे को भी उस प्रशिक्षणार्थी को देते हैं। यह पंतनगर यूनिवर्सिटी में चलता है, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में होता है, मध्य प्रदेश के पावरखेड़ा में होता है, बम्बई के CIFE में होता है, कोलकाता के सॉल्ट लेक संस्थान में होता है। कई एक जो स्टेट ऑफ आर्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण के उपरांत हम दिखाते हैं अपने किसानों को, जो प्रशिक्षित युवा हैं जो इस रोजगार में सम्मिलित होना चाहते हैं, उनको हम लोग ले जाके वैसे अग्रणी किसानों के मध्य ले जाते हैं जहां वो देख के ये समझ सकें
कि इन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई जिससे इनका यह प्रोडक्शन इतना बेहतरीन हुआ। इस कार्यक्रम का नाम है भ्रमण दर्शन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंदर हम लोग उन प्रशिक्षणार्थियों को भ्रमण कराते हैं जहां उनके उत्कृष्ट किए गए कार्य का वो देखते हैं और आने के बाद उसका अनुसरण करते हैं। अब रही कि हमारे यहाँ योजनाएं क्या क्या है। योजनाओं में प्रशिक्षण की योजनाओं के बारे में हम लोगों ने विस्तार से जाना। अब हम बताएंगे कि प्रशिक्षण के उपरांत ये बेरोजगार युवक करे कैसे। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि जमीन की घटते रकबे को ध्यान में रखते हुए तकनीक को बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया गया है। यह तकनीक क्या है? बायोफ्लॉक तकनीक है। बायोफ्लॉक तकनीक से जो मत्स्य पालन हो रहा है, उस मत्स्य पालन में आपको हेक्टेयर के 10वें भाग के जमीन में वही प्रोडक्शन होगा जो पारंपरिक रूप से 1 हेक्टेयर के तालाब में मत्स्य उत्पादन होता है। यदि आप ऐसा समझना चाहें मोटे तौर पे कि अगर 6 से 7 टन माल यदि मछली का हमारा प्रोडक्शन होता है 1 हेक्टेयर के तालाब से, तो उतना ही प्रोडक्शन 0.1 हेक्टेयर के तालाब से हो सकता है। और इस योजना का नाम है बायोफ्लॉक पद्धति से मत्स्य उत्पादन। इसमें हमारे यहाँ यह बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री मत्स्य विकास कार्यक्रम पहले चल रहा था, जिसका नाम अब मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना इसका नाम रखा गया है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हमारे यहाँ है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इन दोनों योजनाओं को समरूप ढंग से मैं आप बताना चाहता हूं कि आप तालाब निर्माण कराने जब जाते हैं तो प्रत्येक हेक्टेयर पर हमारे यहाँ जो भुगते अनुदान है वो है 7 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर। अब आपका तालाब निर्माण हो गया। तालाब निर्माण के पश्चात उसमें बीज, खाद, खल्ली, प्रोबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, उनके अन्य संबंधित खर्चों के लिए सरकार 4 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर के दर से अनुदान देती है। 50% सामान्य को और अनुसूचित जाति एवं अत्यंत पिछड़ा को 70% देती है। आपका तालाब निर्माण हो गया, आपके यहाँ सीड पड़ गया, आपके यहाँ दवाइयां हो गई। अब आपका माल विक्रय के लिए जाना है, तो माल के विक्रय के लिए हमारे यहाँ सरकार ने मत्स्य विपणन योजना के तहत गाड़ी देती है सरकार। 2 पहिया विथ आइस बॉक्स, 3 पहिया विथ आइस बॉक्स, बड़े वाहन विथ आइस बॉक्स। ये सारी योजनाएं वाहन वितरण की जो है, यह योजनाओं को एक बड़ा गति दिया है। जहां फार्म से बाजार तक की दूरी को हम लोगों ने कम किया है। आपको पता होगा मछली एक बहुत ही जल्दी खराब होने वाली पेरिशेबल प्रोडक्ट है। इसके जल्दी खराब होने की चांसेस होते हैं, इसलिए इसको त्वरित गति से बाजार में पहुंचाया जाए। इसलिए मत्स्य विपणन योजना के अंतर्गत हम लोगों ने वाहन वितरित करने का कार्यक्रम किया है। इसमें 70% अनुदान, 60% अनुदान महिला एवं अनुसूचित जाति के श्रेणी का है और 40% अनुदान सामान्य शाखा के, सामान्य जाति के लोगों के लिए है। अब आपका तालाब बन गया, अब आपके सारे मेडिसिन हो गए, अब आपका बाजार में माल भी आ गया। अब नया तकनीक, जैसा कि मैंने बताया कि जमीन की घटते रकबे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक नवीन तकनीक लाया, बायोफ्लॉक योजना। इसमें 14 लाख रुपया प्रति यूनिट के दर से इसका कॉस्ट है, जिसमें महिलाओं के लिए 60% अनुदान है और अन्य वर्ग के लिए इसमें 40% अनुदान है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी 60% अनुदान की व्यवस्था की गई है। अब हमारा प्रोडक्शन हो गया, अब हमारा माल बाजार में भी आ गया। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जिला मत्स्य कार्यालय पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत एक छोटी सी इकाई है जिला में, और यहाँ हम लोग 32 तरह की योजनाएं चलाते हैं। हमारे विभाग का जो मैंडेट है वो है कि जिस दिन आप हमारे विभाग के कार्यालय में आ गए, उस दिन से जब आपका हैंड होल्डिंग होगा, वह आपके प्रोडक्शन, आपके कोल्ड चेन डेवलपमेंट और उसके जो प्रोसेसिंग है वहां तक हम आपके साथ जाते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया, तालाब निर्माण में हम लोगों ने सहायता दिया,
तालाब निर्माण के बाद हम लोगों ने उसके खाद खल्ली के लिए दिया, उसके बाद उसके विपणन के लिए दिया, अब उसके भंडारण के लिए हम लोग एक कोल्ड स्टोरेज का व्यवस्था कर रहे हैं, जिसका 10 टन क्षमता वाला कोल्ड रूम है हमारे यहाँ और 20 टन क्षमता वाला कोल्ड रूम है। जान के बहुत आश्चर्य होगा कि बिहार का पहला कोल्ड रूम आपके इस आरा जिले के कोइलवर प्रखंड में बनके तैयार हुआ और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया और वहाँ पर बेरोजगार युवकों को एक रोजगार सृजित हुआ और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ 50 लोगों को रोजगार मिला है। यह भंडारण क्यों आवश्यक है? पूर्व में हमारे यहाँ भंडारण के अभाव में हमारा उत्पाद खराब हो जाया करता था, उसका मूल्य नहीं मिल पाता था, हमारे किसान, हमारे अन्नदाता को वह भी मूल्य नहीं मिल पाता था जो उनके उत्पादन में लगता था। भंडारण की क्षमता के संवर्धन से आज हम उस अवस्था में पढ़ते जा रहे हैं जहाँ पे माल नहीं बिकने पर हम बार्गेन नहीं करेंगे, वहां पर लाके हम संरक्षित कर देंगे और अगले दिन पुनः बेचेंगे, जिससे कि उसका उचित मूल्य मिल पाए। यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। जैसा कि आपको पता होगा, वैश्विक स्तर पर अनाज के भंडारण प्रॉपर ढंग से नहीं होने के कारण जो डाटा है हमारे पास 30 से 40% अनाज का नुकसान हो जाया करता है। इसको ध्यान में रखते हुए मछली का पहला शीत भंडार गृह हमारे आरा जिले के कोइलवर प्रखंड में स्थापित किया गया है। इसके अलावा जब हमारे यहाँ बर्फ बनाने की मशीन नहीं हुआ करती थी, अब आप बर्फ बनाने का काम करना चाहते हैं यदि, तो फिशरीज में बर्फ के लिए भी आपको 40 लाख रुपए की योजना है, जिसमें महिलाओं को 60%, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को 60% और अन्य वर्ग के लोगों को 40% का अनुदान भुगतान किया जाता है। यह भी जान के आपको बहुत प्रसन्नता होगी कि पहला बर्फ बनाने के लिए मछलियों के उत्पाद को संरक्षित और विक्रय के एक बड़े अवधि तक बेचने के लिए हम लोगों ने बर्फ का सिल्लियों के निर्माण का एक संयंत्र लगाया है। वह भी आपके आरा में प्रथम पूरे बिहार का पहला आइस प्लांट बन के आपके यहाँ तैयार है। यहाँ से क्या फायदा होगा? यहाँ से हमारे किसान आइस के स्लैब को लेके जाएंगे और उसमें जब मछली रख के जाएंगे तो विक्रय की अवधि बढ़ेगी, जहां बार्गेन की स्थिति घटेगी, वहां हमारे किसानों को उचित मूल्य मिलेगा। अब तालाब निर्माण हो गया, खाद खल्ली हो गया, विपणन हो गया, भंडारण हो गया। अब इसके बाद आगे क्या करना है? इसके आगे हम लोगों की कई सारी योजनाएं हैं। जैसे मछलियों के सीड्स के लिए हम आज भी बंगाल पर निर्भर थे, तो सरकार ने इसको बहुत संजीदगी से देखते हुए मत्स्य बीज हैचरी योजना का प्रारंभ किया, जिसकी इकाई लागत 25 लाख रुपए है और अत्यंत पिछड़ा को 70% अनुदान, महिला को 60% अनुदान, अनुसूचित जाति जनजाति को 60% अनुदान और सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को 40% अनुदान किया। और ये हैचरी अब आपके यहाँ आरा जिले में लगना प्रारंभ हो रहा है, जिससे आपकी निर्भरता जो अन्य जिलों एवं अन्य राज्य पे थी, अब आपकी निर्भरता उन पर नहीं रहेगी और आपके जिले में ही 10 मिलियन फ्राई कैपेसिटी का एक बड़ा मत्स्य बीज हैचरी को हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस योजना का भी लाभ हमारे मछुआरे बंधु और हमारे बेरोजगार युवक ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ 50 टैंक का बायोफ्लॉक, 25 टैंक का बायोफ्लॉक, 7 टैंकों का बायोफ्लॉक विभिन्न श्रेणियों में तैयार किया गया है और ये कम लागत में कम भूमि पर ज्यादा उत्पादन देने में सक्षम है। आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः बेरोजगार युवकों को आह्वान करूंगा कि बायोफ्लॉक तकनीक मत्स्य पालन के लिए एक नया वरदान साबित हो रहा है, इसमें आप जरूर आए। मत्स्य विपणन के क्षेत्र में आप यदि चाहते हैं तो मोबाइल फिश कियोस्क को आप ले सकते हैं, जो चलता फिरता एक मछली बेचने की दुकान है। आप फिश कियोस्क का योजना को ले सकते हैं, जो 10 लाख की योजना है, जिसमें 60% अनुदान है। देखते रहिए मेरा न्यूज़ चैनल 7:30 बजे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में सच की तहकीकात में।